नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव की घोषणा की तारीख नजदीक आ रही है, मोदी विरोधी गैंग पूरी तरीके से बौखला रहा है कि कौन सा आधार बनाएं जिससे मोदी सरकार बदनाम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी पर धब्बा लगे। एक तरफ फर्जी किसानों को मैदान में उतार दिया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक मसले को लेकर ये प्रशांत भूषण पागल हुआ पड़ा है। जितने कांग्रेसी दलाल वकीलों का गैंग है, यह सोच रहा है कि चुनाव से पहले कुछ ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ जाएं जिससे राहुल गांधी को हथियार मिल जाए बताने का कि देखो, हम पहले से कह रहे थे कि ये पीएम मोदी की सरकार जो है वो बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है। 16 लाख करोड़ रुपए का लोन बिजनेसमैन को माफ कर दिया और यही आधार है कि ये सारे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे हैं। और इसलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पिछले दिनों फैसला दिया, उसको लेकर अब फिर से पागल हुआ पड़ा है प्रशांत भूषण, जो कि एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की तरफ से वकील है और यह सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहा है कि चुनाव से पहले किसी तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल ले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनावी बॉन्ड के लेकर फैसला दिया था तो उसमें कहा था कि जितने डोनर हैं और जिसने चुनावी बॉन्ड है जो परचेज किया है, सबकी लिस्ट चुनाव आयोग को 6 मार्च तक सौंप दो। यानी एसबीआई को निर्देश दिया गया था कि 15 फरवरी को हम ये फैसला सुना रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी तक यानी 2019 तक का डेडलाइन था, उससे पहले से 2019 तक के जितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और जिन जिन कंपनियों ने खरीदा, वो सारे का रिकॉर्ड 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंप दो। और चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया कि आप अपने वेबसाइट पर 13 मार्च तक पूरी लिस्ट सौंप दें कि किस बिजनेसमैन ने कितने करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसने किस पार्टी को डोनेट किया है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड आप 6 मार्च तक कर दो और 13 मार्च तक चुनाव आयोग इसको वेबसाइट पर डाल दे। लेकिन ये जो 20 दिन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी छोटे मोटे बैंक नहीं है। इसके शाखाओं को अगर देखा जाए 22,500 ब्रांचेज है इसके पास, 17 जोनल ब्रांचेज है और उसके बाद 101 लोकल ब्रांचेज है, लोकल जोनल ब्रांच कहा जाता है जिसको, वो है। और इसके साथ ही 208 फॉरेन ब्रांचेज है जो 36 देशों में फैले हुए हैं। अब इतने बड़े बैंक के नेटवर्क को हर ब्रांच से कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की बात तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और उसके लिए ऐसा नहीं कि आप 1 करोड़ का ही खरीदे, 1000 का भी इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। और पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करना, उसके बाद केवाईसी के स्तर पर इन सब को लिंक करना, उसके साथ ही चुनाव आयोग को पूरी लिस्ट सौंपना और चुनाव आयोग 6 मार्च को लिस्ट आए और उसके बाद तुरंत ही 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे। ऐसे में जबकि चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में जबकि चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों में जाकर बैठकें कर रही है, इस बात की प्लानिंग कर रही है कि कैसे हम इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसको ऑर्गेनाइज करें, कब नोटिफिकेशन जारी करें और मई में सरकार बनानी है तो उससे पहले कितने फेज में चुनाव कराया जाना चाहिए, किस स्टेट के पास कितनी क्षमता है, कितने फेज होने चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये सारी जानकारी जब चुनाव आयोग लेने के लिए कोशिश कर रही है, अलग अलग राज्यों में बैठकें चल रही है, तो उस समय चुनाव आयोग के ऊपर दबाव कि आप 13 मार्च तक ये सारी लिस्ट अपने वेबसाइट पर डाल दें, ये संभव नहीं था। इसलिए 4 मार्च को एसबीआई के तरफ से एक याचिका दायर की गई कि हमें इसके लिए समय चाहिए, यह समय पर्याप्त नहीं है कि हम इतने ब्रांचेज
जो 22,500 ब्रांचेज हैं, ये हर जगह से इंफॉर्मेशन लाएं और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसकी लिस्ट तैयार करें। फिर परचेजर का नाम और उसके बाद डोनर का नाम, जिसको दिया गया है उसका नाम। ये सारे लिस्ट तैयार करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए समय चाहिए और इसके लिए 30 जून तक का समय हमें दिया जाना चाहिए। यह याचिका दायर की गई जिसके ऊपर सुनवाई की तारीख 11 मार्च को निर्धारित की गई। लेकिन इसी बीच ये पागल हुआ प्रशांत भूषण फिर से कोर्ट पहुंच गया एडीआर की तरफ से एक याचिका लेकर। और उस याचिका में क्या कहा गया कि देखिए, ये तो पूरी तरीके से कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 मार्च की तारीख निर्धारित की थी और उसके बाद उससे पहले ही इन लोगों ने कह दिया कि नहीं, हमें और समय चाहिए 30 जून का। और ये एक तरीके से एसबीआई का मालाफाइड इंटरेस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के कहने पर की गई है। क्यों? क्योंकि एसबीआई को लगता है कि वो अगर जाहिर कर दें तो इससे चुनाव प्रभावित होगा। ऐसे चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था और एसबीआई ने भी कह दिया गया था कि एक कानून बना इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए और वो कानून में यह निर्धारित किया गया था कि ये जो दान होगा, जो डोनेशन दिए जाएंगे, ये गुप्त रखे जाएंगे, सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। तो जिन लोगों ने डोनेशन दिया वो तो इस आधार पर दिया कि हमारा नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर चल रही है उसमें यह तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिना सबूत के जब राहुल गांधी हर मंच पर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये पीएम मोदी के भाई हैं गौतम अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पीएम मोदी इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये अडानी का पैसा नहीं बल्कि ये मोदी का पैसा है, ऐसी बातें बिना सबूत के, बिना कोई जानकारी के, बिना फैक्ट के, आंकड़े के ये राहुल गांधी हर मंच पर बोलते हैं। और ऐसे समय में जबकि उन लोगों ने, किसी भी कंपनी ने जो कि गुप्त तरीके से डोनेशन दिया है किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस को ही दिया है, अगर किसी पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस को डोनेशन दिया था पिछले चुनाव से पहले और उन कंपनियों के डोनेशन को उजागर कर दिया जाए, आज वहां पर सरकार बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सीएम को लगेगा कि इस कंपनी ने पिछले 5 सालों तक, अशोक गहलोत की सरकार थी तो कांग्रेस को भर भर के डोनेशन दिया और फिर अगर बदले की भावना जाग गई तो फिर उस कंपनी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि उसने डोनेशन दिया उस पार्टी को जिसके खिलाफ हम लड़कर चुनाव जीते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में भी हो सकती है। अगर कर्नाटक में कुछ लोगों ने चुनाव में चंदे दिए और उसमें कई बड़ी कंपनियां, टेंडर जिसको मिलता है उन कंपनियों का नाम भी रहेगा और उसमें सबका नाम जाहिर कर देंगे। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उसके बाद वहां की जो कांग्रेसी सरकार है उन कंपनियों से बदले की भावना से काम करने लगेगी, तो उसके बाद क्या होगा? ये तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने वाली बात है, क्योंकि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है जो यहां के बिजनेसमैन के ऊपर हावी हो जाएगा और वो सारे के सारे सोचने लगेंगे कि अगर चुनाव में चंदा देना है तो फिर इसका मतलब है कि हमें किसी न किसी तरीके से अपने बिजनेस को ठप करना है। और इसके बाद होगा क्या? अभी तो ट्रांसपेरेंट तरीके से अकाउंट से ट्रांसफर होता था, उसके बाद ये जो पहले से कांग्रेस वाले करते रहे थे और हमेशा से किया जाता है वही काम होगा। और वो काम क्या है? ब्लैक मनी, ये काले धन को इन चुनावों में उपयोग किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अपनी जानकारी शेयर किए बिना, अपने नाम सामने किए बिना अगर कोई पैसा देता है तो इसका मतलब है कि उसे अकाउंट से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बल्कि हवाला के जरिए उसे एक दूसरे के पास पहुंचाया जाएगा, जो कि ब्लैक मनी का कारोबार है। इसलिए एसबीआई ने अपनी दलील रखी, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रशांत भूषण ने बार बार सुप्रीम कोर्ट को यही कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए ये तो न्यायालय की अवमानना है। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने कह दिया
प्रशांत भूषण से कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी, और एसओपी के थ्रू जिस तरीके से मेल किया जाता है अपनी याचिका का, आप याचिका मेल कीजिए। आप ये मत सोच कर बैठिए कि एसबीआई की याचिका आई है, 11 मार्च को हम सुनवाई करने वाले हैं, तो उसमें आपकी अवमानना याचिका को भी शामिल कर लिया जाएगा। ये तरीके जो है कोर्ट के, वही तरीके अपनाए जाएंगे। आप पहले भी ऐसी कई बड़ी जो सुनवाई हुई है उसमें अपनी गलत भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब अडानी के मसले पर सुनवाई हो रही थी और उस समय जब इन्होंने कई गलत फैक्ट पेश किए थे, तो उसी समय एसजी तुषार मेहता ने इनको बताया था कि आप जिन बातों को उजागर कर रहे हैं वो गलत है, और उसका फैक्ट हमारे पास है कि आपने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन फोर्सेस जो है, ये इन लोगों ने गौतम अडानी की कंपनी के खिलाफ कंप्लेन होने के बाद भी कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं की है, जबकि 17 मामले उनके खिलाफ आए, जिसमें 13 मामलों की सुनवाई भी हुई, कार्रवाई भी हुई, और यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। केवल ट्रिब्यूनल का मामला नहीं है। आपने उन आंकड़ों को, तथ्यों को छिपाए रखा और सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर प्रशांत भूषण को फटकार भी लगी थी और बोला गया था कि आप जैसे ये सो कॉल्ड वरिष्ठ वकील जो कहलाते हैं, उनको ऐसे सुप्रीम कोर्ट को बरगलाना नहीं चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो जिस तरीके से ये दलाल वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएम मोदी के खिलाफ एक के बाद एक साजिश कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब बार एसोसिएशन, ये बार काउंसिल, इन सब में बैठे हुए उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये दलाल वकीलों का लाइसेंस जब्त क्यों न किया जाए। नोटिस इनके खिलाफ भी भेजने चाहिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होगा, फैसला इस आधार पर भी होगा कि आपने जो याचिका दायर की है उसका इंटेंशन क्या है। अगर पर्सनल मामला नहीं है, अगर ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, तो फिर आपने जो याचिका दायर की है उसके उद्देश्य को आपको बताना पड़ेगा। आप एक तरफा याचिकाएं दायर नहीं कर सकते। अगर ये मामला पश्चिम बंगाल में होगा तो आपके अंदर से कोई भी वकील ऐसा नहीं है जो पीआईएल दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। वहां पर आपके बीच सन्नाटा छा जाता है। और यही मामला अगर उत्तर प्रदेश में एक छोटा मसला होता है तो आप लोग पूरी के पूरे फौज खड़ी कर लेते हैं, वहां पर एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जाती है। जिस तरीके से ईडी के एक्शन को लेकर 250 से ज्यादा याचिकाएं आई, और ये याचिकाएं किसकी थी? ये अपोजिशन पार्टी पोषित उन दलाल वकीलों की थी जो एक के बाद एक याचिका दायर कर कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुनवाई के लिए दबाव बना रहे थे कि देखिए अब तो 250 याचिकाएं आ गई है और सबका मानना है कि सेक्शन 50 का गलत इस्तेमाल ईडी कर रही है, संपत्तियों को कुर्क कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई में गिरफ्तार कर रही है, ये राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो याचिकाएं आई थी उसका भी एक सोची समझी साजिश थी कि कैसे ईडी को केवल पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां 14 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि व्यक्तिगत याचिकाओं को हम सुनवाई के लिए रख सकते हैं। यह कैसे हो सकता है कि आप सब मिलकर आए और हम एक फरमान जारी कर दें, एक फैसला दे दें कि किसी भी अपोजिशन पार्टी के नेता को गिरफ्तार ही न किया जाए। अगर वो कितना भी भ्रष्ट होगा तो आपके ऊपर मामला आता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। मतलब इन लोगों के ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गंद फैलाया है, अब तो इनके लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए, जब्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वकालत नहीं कर रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बैठकर दलाली कर रहे हैं। इन दलालों को सजा मिलने जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरीके से दलाली का पूरा रैकेट तैयार कर चुके हैं, उनके रैकेट को अब एक एक करके उजागर किया जा रहा है और पता चल रहा है कि कैसे ये कपिल सिब्बल, ये प्रशांत भूषण, ये अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे वकील हैं जो हर वो मामले अपने हाथ में लेते हैं जिसमें कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो, कोई ना कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, कोई ना कोई एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व हो और फिर सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले लोग हों। तो ऐसे वकीलों को कितने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दलाली करने दिया जा सकता है? ये तो
बार एसोसिएशन को समझना चाहिए और इन लोगों को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के लिए फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।